आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से सबसे पहला टॉपिक हमारा, जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ये आपका हेडिंग है मेन। इसके अंदर ना आपको दो छोटा छोटा सब टॉपिक मिलेगा। पहला नाम है, आपको बता दे रहे हैं, फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये दो सब टॉपिक आपको इसके अंदर मिलेंगे, तो दोनों को हम लोग बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे और सेपरेट क्लास में ही पढ़ेंगे। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आर द एक्सपेरिमेंटल लॉज विच वेयर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशंस। देखिए, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में जो हम लोग दो सब टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, ये दोनों का दोनों जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ये दोनों का दोनों ना एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंटल लॉ का मतलब क्या हुआ? इन दोनों को जब बनाया गया होगा ना, जब हमारे सामने प्रस्तुत किया गया होगा, तो क्या हवा में कर दिया गया होगा, हवा में बात करके? नहीं, जब हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, प्रेजेंट किया गया है हमारे सामने, तो इसके पीछे एक्सपेरिमेंट करके दिखा गया है, उसके बाद हमारे सामने लाया गया है। मतलब ये हो गया कि हम लोग जो यहाँ पे दो लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दोनों का दोनों पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। एक्सपेरिमेंट पहले किया गया है, उसके बाद आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि दी लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आर दी एक्सपेरिमेंटल लॉज। एक्सपेरिमेंटल लॉज का मतलब एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है उसमें। ठीक है, और ये फैक्ट होगा जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। विच वर इस्टेब्लिश आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके ऊपर खोजबीन किया गया, उसके बाद आपके सामने इसको प्रस्तुत किया गया है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देयर आर टू लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन का दो नियम है, दो लॉ है जो कि हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। विच वर इस्टेब्लिश्ड बाई लवॉइजर एंड जोसेफ एल फ्रॉस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे दो लॉ है, उन दोनों लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोनों लॉ किसके द्वारा दिया गया है? दो इंसान के द्वारा। पहला है आपका लवॉइजर और दूसरा है आपका जोसेफ एल फ्रॉस्ट। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है उसको शुरू कर लेते हैं। पहला है फर्स्ट है पहला आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत आसान भी है समझना, बस आप इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहला बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लवॉइजर इन 1774। पहले तो आप ये जान लीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपने दो साइंटिस्ट के बारे में जाना ना, दो नाम, लवॉइजर और दूसरा जोसेफ एल फ्रॉस्ट। तो यहाँ पे हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो लवॉइजर के द्वारा दिया गया है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है यानी कि सेकंड वाला, वो दिया गया है किसके द्वारा? जोसेफ एल फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, तो दोनों साइंटिस्ट है और दोनों ने अपना अपना एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन केमिस्ट्री के फील्ड में दिया है। तो पहला बात हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है लवॉइजर के द्वारा, वो भी 1774 में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। चलो, इसको तो पहले हम लोग बाद में समझेंगे। कोई बता सकता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कोई भी आप में से केमिकल रिएक्शन क्या होता है बता सकता है कोई? ऑनलाइन वाले बच्चे आप में से यदि किसी को पता हो तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मालूम है किसी को केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? चलिए सुनिए अब ध्यान से। आपने ना बचपन क्लास में क्लास 6, 7, 8 में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में के बारे में पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज जिसमें कि कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपके पास यदि एक बर्फ़ है, यदि आप उसको पिघलाएंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। दोबारा उस वाटर को आप क्या कर सकते हैं? बर्फ़ बना सकते हैं, यानी कि सॉलिड बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो गया और दोबारा लिक्विड से सॉलिड हो गया। स्टेट चेंज होगा, लेकिन क्या कोई नया चीज़ बन रहा है क्या? वाटर से शरबत बन गया क्या, या फिर वाटर से कुछ और बन गया क्या? नहीं ना। तो ऐसे चेंज को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब बेसिकली ये हो गया कि एक ऐसा चेंज जो कि किसी भी प्रकार के नए सबस्टांस को बना के नहीं देगा। एग्जाम्पल के तौर पे वही हो गया, बर्फ़ को पिला दो पानी बन जाएगा, पानी को जमा दो बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन रहेगा तो वाटर ही। तो क्या कोई नया चीज़ बना?
नहीं बना। जस्ट इसका उल्टा है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या कहता है? एक ऐसा चेंज जो कि एक नए सबस्टांस को जन्म दे दे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक पेपर को जलाया, पेपर आपका राख बन गया। तो राख और पेपर दो अलग अलग चीज़ है कि नहीं? बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, आटा को पूरा गूँथ दिया, आटा से आपने रोटी बना दिया, तो क्या दो चीज़ अलग अलग हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, है ना। तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कि आपको एक नया सबस्टांस मिलता है, और केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। याद आ गया बचपन वाला क्लास? बचपन वाले क्लास में आपने यही चीज़ पढ़ा होगा कि केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो अब आपके सामने जब भी इस्तेमाल हो वर्ड केमिकल रिएक्शन, आपको क्या समझना है? एक ऐसा चेंज जिसमें कि कोई एक नया चीज़ बनेगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए हमको पहले समझाना पड़ा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज को ही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी आपके सामने वर्ड हो केमिकल रिएक्शन, आपको समझ जाना है कि अच्छा कोई एक ऐसा चेंज होगा जिसमें कोई नया चीज़ बन रहा होगा। अब आते हैं दोबारा हम लोग अपने पॉइंट पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत ये क्या कहता है? ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, मतलब जब केमिकल चेंज हो रहा होता है, उस समय पे हमारा जो मास है ना, वो ना ही बनता है ना ही घटता है, वो कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है। एटम का मास यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके मास का। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। हमने आपको अभी केमिकल चेंज में एग्जाम्पल दिया था आटा को गूंथ के रोटी बनाने का, तो ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि आटा से हमारा रोटी बन गया, एक अलग चीज़ बन गया। क्या रोटी को दोबारा आप आटा बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं, तो ये केमिकल चेंज हो गया। हाँ, एक और चीज़ बता देते हैं, फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, उसको आप रिवर्स कर सकते हैं, और केमिकल चेंज हमारा इरिवर्सिबल होता है, यानी कि उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि आपने आटा गूंथा, आपने रोटी बना दिया। तो आप बताइएगा मेरे बात को ध्यान से कि आपने 1 केजी आटा लिया, 1 केजी आटा को आपने गूंथा, और उस 1 केजी आटा का आपने रोटी बना लिया। तो क्या रोटी जब बना लेंगे उसका वजन, यानी कि उसका मास, और आटा बनाने से पहले रोटी बनाने से पहले जो हमारे पास आटा था उसका मास, क्या दोनों के मास में कोई कमी आएगा क्या? मेरे बात को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास 1 केजी आटा था, ठीक है, हमने उस आटा को गूंथा, हमने रोटी बना दिया। तो जो रोटी बना 1 केजी आटा का, तो उस रोटी का मास और उस आटा का मास, क्या दोनों के मास में जरा सा भी और फेर होगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं होगा। आप क्या कीजिएगा, आप ना 2 केजी आटा ले लीजिए, घर में कभी ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को। 2 केजी आटा लीजिए, सेपरेट, 1 केजी अलग और 1 केजी अलग। 1 केजी आटा को गूंथ कर रोटी बना लीजिए, और 1 केजी आटा को ऐसे ही रहने दीजिए। बाद में आप दोनों को मास जब आप मेजर करेंगे तो दोनों का बिल्कुल सेम आएगा। हाँ, पानी, आपका बात कहना सही है कि सर जब आटा में तो हम लोग पानी भी मिलाते हैं, लेकिन पानी जब हम लोग जब तावा पे हम लोग रोटी को रखते हैं ना, उस समय पे पानी हमारा एवोपरेट हो जाता है, इसीलिए तो रोटी आपको सूखा सूखा मिलता है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? क्या रोटी जब आपको मिलता है तो क्या वो गिल्ला होता है क्या पूरा पानी के जैसा? नहीं, वो पानी एवोपरेट हो जाता है। पानी केवल और केवल आटा में क्यों डालते हैं हम लोग? ताकि आटा का जो पूरा कण है, जो छोटे छोटे वो कण है उसके पार्टिकल्स, वो आपस में जुड़ जाए, है ना? वही बात तो है, इसके अलावा कुछ होता है क्या उसमें? नहीं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि केमिकल चेंज के दौरान, यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान, मास ना ही हमारा ऐड होता है, ना ही हमारा मास सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आटे वाले एग्जाम्पल से समझ लिया। अब कोई समस्या इसमें रहेगा? कोई भी प्रॉब्लम इसमें? अब तो कोई भी पूछ दे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो आप इसको वही आटा वाला एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं। कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, एक और चीज़ है, इसका एग्जाम्पल और एक आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, हाँ, इसको आप ले सकते हैं पेपर को जला दीजिए। पेपर को जब जलाएंगे तो बन जाएगा राख,
उस राख का मास उतना ही होगा जितना मास उस पेज का राख उतना ही होगा जितना कि पेज को जलने से पहले था। बिल्कुल बराबर होगा। आप कभी इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा घर पे, आपको मिलेगा ये चीज़ बराबर मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल चेंज। बात खत्म, समझ में आई है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपके सामने आ रहा है दो वर्ड, पहला है रिएक्टेंट्स और दूसरा है प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या होता है रिएक्टेंट्स और क्या होता है प्रोडक्ट्स, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। These substances which react together in a chemical reaction are known as reactants, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में या फिर केमिकल चेंज आप कह लीजिए, केमिकल रिएक्शन बोलो या फिर केमिकल चेंज बोलो, बात तो सेम ही है ना। यानी कि केमिकल चेंज में जो चीज़ हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपको एक पेपर जलाना है, तो आपके पास एक पेपर है और आपके पास आग है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, रिएक्ट होगा, आपस में मिलेगा ना। मिलने का मतलब क्या, रिएक्ट करना है ना। तो पेपर को जब हम लोग आग से जला रहे हैं, यानी कि पेपर को जब हम लोग हीट दे रहे हैं, तो दोनों आपस में रिएक्ट हो रहा है, दोनों आपस में मिल रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट किसको कहेंगे, वेयर एज द न्यू सबस्टांसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। लेकिन जब हम लोग उस पेपर को जला देंगे तो हमारे सामने क्या बन के आएगा, राख बन जाएगा, उस राख को हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। तो हमेशा याद रखिएगा कि रिएक्टेंट्स किसको कहेंगे, एक केमिकल चेंज में उस सबस्टेंस को हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे जो कि आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, और प्रोडक्ट किसको कहेंगे, जो रिएक्ट होने के कारण से जो हमारे सामने एक फाइनल रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आपका राख। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ना, ये भी तो कह सकते हैं कि जितना मास हमारे रिएक्टेंट्स का था उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट का होगा, क्योंकि मास तो ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ये भी कह सकते हैं कि नहीं, बात समझ में आ रही है? तो जितना एक केमिकल रिएक्शन में जितना मास हमारे रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का भी होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास साफ साफ ये कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन में मास ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, यानी कि ना ही डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है। तो रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स कह सकते हैं ना हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। वही बात है जो कि हमने आपको अभी कहा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास हमारा चेंज नहीं होता है, वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल ले लीजिए आप यहाँ पे। एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर कैल्शियम कार्बोनेट क्या है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी फिलहाल अभी आप इसको समझ लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा का सारा चीज़ जो है ना आपको इसी चैप्टर में समझना है। इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मेरे नज़रिए से वो ये है कि आपको इस चैप्टर में जो है आगे चल के इसी चैप्टर में आपको फॉर्मूला लिखाना सिखाया जाएगा, फॉर्मूला लिखाना सिखाया जाएगा, और वो इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन पार्ट है। तो बहुत अलग अलग प्रकार का हम लोग यहाँ फॉर्मूला बनाना सीखेंगे और बहुत ही मज़ेदार से सीखेंगे, जो कि हम लोग अपने बोर्ड पे सीखेंगे, है ना। तो हमने आपको पहले वाले क्लास में कह दिया था कि हम लोग यहाँ पे लगातार जो है अपने स्क्रीन पे भी आते रहेंगे और अपने बोर्ड पे भी आते रहेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि हमको बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। जैसे आपको फार्मूला सिखाना है बनाने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, तो आपको बोर्ड पे सीखना पड़ेगा, तो हम लोग बोर्ड पे भी अपना चलेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देंगे, अच्छा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो है 100 ग्राम, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, यानी कि हम लोग इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। तो अब जरा यहाँ पे बताइए कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है? रिएक्टेंट है ना। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा रिएक्टेंट है, लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट दे देंगे वो दो अलग अलग चीज़ बनाएगा। पहला क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगा हमारा, बताइए? प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे लेकिन इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास था वो 100 ग्राम था और हीट देने से कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, जिसमें से कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना है 56 ग्राम है और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 44 ग्राम है। और 56 ग्राम और 44 ग्राम दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 100 ग्राम आ जाएगा। तो 100 ग्राम हमारा पहले भी था, 100 ग्राम हमारा बाद में भी है। इस मायने से हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, और यही तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कोई समस्या इसमें? तो पहला वाला जो हमारा लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस वाले टॉपिक में किसी को भी कहीं पे कोई डाउट? बात समझ में आई है? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग अपने सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये भी बड़ा मजेदार है, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।